हेलो दोस्तों, अभी हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जनरली ही पढ़ेंगे, मतलब कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से जो भी हम लोग को इम्पोर्टेंट बुझाएगा हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे। और हम कवर करने का प्रयास करेंगे एक स्टूडेंट के नज़रिए से, ताकि आप भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ये रिमेंबर करवाए कि हमको कितना याद रखना है और मेरे एग्ज़ाम के लिए कितना ज़रूरी है। तो अभी हम एनसीईआरटी किताब से ही पढ़ेंगे और जो वैध टॉपिक है उसी को पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि हमको इतिहास में जो है हमको 4 टॉपिक को पढ़ना पड़ता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास। तो प्राचीन इतिहास जो है उसमें कम क्वेश्चन पूछता है, मध्यकालीन इतिहास में थोड़ा ज़्यादा और आधुनिक इतिहास में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मतलब कि आधुनिक इतिहास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी तक का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आधुनिक इतिहास तक कवर कर सकते हैं, और आप अगर थोड़ा ज़्यादा अगर आगे बढ़ कर तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी का तो विश्व इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। तो इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास यानी कि ताया पानी है, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन इतिहास लोग पढ़ने वाले यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ। सबसे पहले हम जो प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे उसमें हम इतिहास के समझ को विकसित करेंगे और हम देखेंगे कि मानव का उद्भव कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पहले ये सोचेंगे कि मानव पहले किस प्रकार का है। आप जानते हैं कि जो हमारा जो पृथ्वी है वो 400 करोड़ वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इसका जो परत है वो उसको विकास होने में 4 अवस्थाओं का मतलब प्रयोग हुआ। तो आप जानते हैं कि 5 तरह का लोग पहले प्राचीन में हुआ, मानव का जो उद्भव और विकास हुआ। उसमें कौन कौन था? रामापिथेकस था पहला, रामापिथेकस। दूसरा ऑस्ट्रियोपिथेकस। तीसरा था, यहाँ देखना पड़ेगा, होमो इरेक्टस निएंडरथल। होमो इरेक्टस। चौथा निएंडरथल। और पांचवा था होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। सबसे पहले रामापिथेकस नाम का प्राणी आया, उसके बाद ऑस्ट्रियोपिथेकस नाम का प्राणी आया। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये प्राचीन इतिहास में हम पढ़ रहे हैं मानव का उद्भव और विकास। पहले किस किस प्रकार का लोग आया? तो पहले आया रामापिथेकस, फिर उसके बाद ऑस्ट्रियोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल, उसके बाद होमो सेपियंस। बहुत रोचक कहानी है, इसको आप ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। तो इसमें जो किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हम 5 को पढ़े कि रामापिथेकस, ऑस्ट्रियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस, इसमें किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है? तो इसमें आपसे क्वेश्चन जानते हैं किस टाइप का पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि या तो आप बताइए कि मानव का क्रम है, कौन कौन कैसे कैसे आया। तो सीधा सा जो क्रम होता है, रामा, ऑस्ट्रियोपिथेकस, होमो सेपियन, होमो इरेक्टस, हम क्रमे वाइज लिखे हैं। पहले रामापिथेकस आया, उसके बाद ऑस्ट्रियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस आया। दूसरा पूछेगा कि अच्छा, इस सबका जो शरीर है वो तो अलग अलग होगा। हाँ, अलग अलग होगा, तब ना अलग अलग नाम रखा गया है कि रामापिथेकस, ऑस्ट्रियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस। और या तो इसका विकास के बारे में पूछ सकता है और इसके मस्तिष्क का विशेषताओं के बारे में पूछ सकता है। आप जानते हैं कि पहले जो मनुष्य
जो उद्भव हुआ वो माना जाता है कि बंदर से जो है उसका विकास हुआ और धीरे धीरे मनुष्य बना। तो रामापिथेकस का क्या मतलब विशेषता था कि जो रामापिथेकस है, रामापिथेकस ये 4 पैरों पर चलता था, 4 पैरों पर चलता था। मतलब कि जैसे बंदर चलता है ना 4 पैर पे, वैसे चलता था। और इसका विकास कब हुआ? तो 6 से 8 मिलियन ईयर्स पहले इसका प्रमाण मिला अफ्रीका से मिलता है। ये जो मतलब 6 से 8 मिलियन पहले जो है अफ्रीका से इसका प्रमाण मिलता है, ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 6 से 8 मिलियन पहले। इसका हम कितना बोले? 6 से 8 मिलियन, 6 से 8, ये लगभग है 6 से 8 मिलियन साल पहले रामापिथेकस का पता चलता है। उसके बाद है ऑस्ट्रियोपिथेकस। ऑस्ट्रियोपिथेकस 2 पैरों पर खड़ा हुआ, मतलब कि ये 4 पैरों पर चलता था, इसका धीरे धीरे विकास हुआ। तो विकास हुआ तो क्या बना? ऑस्ट्रियोपिथेकस। ये क्या हुआ? 2 पैरों पर मतलब खड़ा हुआ। उसके बाद थोड़ा झुक झुक कर चलता था। नहीं होता है कि बंदर को आप देखिएगा जब खड़ा होगा ना तो थोड़ा झुका रहता है, वो भी दोनों टांग पे खड़ा रहने का प्रयास करता है लेकिन थोड़ा झुक जाता है, तो थोड़ा झुक झुक कर चलता था। इसने जो है कुछ पत्थर के उपकरण का प्रयोग करना चालू किया। मतलब जो पत्थर का उपकरण नहीं होता है, जो पहले हथियार बनता था बहुत तरह का, उसको उपयोग करना चालू किया। और भारत में भी इस चरण के मानव का प्रमाण मिलता है। जो हिमालय है उसके जो जीवाश्म है, मतलब कि आप जानते हैं कि जीवाश्म यानी कि जीव के मरने के बाद जो अवशेष बचता है उसको जीवाश्म कहते हैं। तो भारत में भी जो हिमालय है वहां पे भी इसका प्रमाण मिलता है। किसका? ऑस्ट्रियोपिथेकस का। तो ये क्या हुआ? ये 2 पैरों पर खड़ा हुआ। ये खड़ा हुआ, सिर्फ 2 पैरों पर खड़ा हुआ। उसके बाद 2 पैरों पर तो ये ऑस्ट्रियोपिथेकस खड़ा हुआ। इसका प्रमाण कहां से मिलता है? हिमालय से। किसके रूप में? तो भैया जीवाश्म के रूप में। इसका जीवाश्म के रूप में इसका प्रमाण मिला। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या होता है कि भैया सीधा खड़ा हो गया, मतलब कि थोड़ा सीधा खड़ा हो गया। वो थोड़ा झुक के था, ये थोड़ा सीधा खड़ा हो गया। और ये आग का खोज किया, और आग का जो नियंत्रित करता है, मतलब कि आग को जलाया बुझा दिया, इसको ये नियंत्रित करना चालू कर दिया। कौन? ये होमो इरेक्टस। ये आग को नियंत्रित करने मतलब चालू किया, और ये गुफा में रहने लगा। मतलब क्या बोले? ये जो था होमो इरेक्टस, देखो ये जो होमो इरेक्टस था, होमो इरेक्टस, ये जो था ये आग का खोज किया, ठीक है। इसके बाद आग का खोज करने के बाद इस आग पर धीरे धीरे नियंत्रित भी किया। इसको क्या किया? नियंत्रण हासिल किया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब प्राचीन मानव का क्रम बताए जिसने आग का खोज किया या आग पर नियंत्रित किया, तो कौन था? होमो इरेक्टस। उसके बाद क्या था? ये गुफा बना के, मतलब घर टाइप में कुछ में रहने लगा। वो अपना बाहर इधर उधर नहीं रहने लगा, वो गुफा में रहने लगा। ठीक है। तो वो क्या हुआ? गुफा में रहने लगा और पत्थर के उपकरणों का विकास किया। जो पत्थर का उपकरण था उसका विकास किया। मतलब कि देखिए जो ऑस्ट्रियोपिथेकस था, इसका क्या काम था कि इसने भी पत्थर के उपकरण का विकास किया था, लेकिन इसको ज्यादा इम्प्रोवाइज कौन किया? तो होमो इरेक्टस किया। और भारत में इसका प्रमाण मिलता है। कहाँ मिलता है ये इतना तो एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भारत में इसका प्रमाण मिलता है। चौथा है निएंडरथल। इसका सिर्फ होमो इरेक्टस का विशेषता आप क्या बताए कि आग का खोज किया और इस पर नियंत्रित पाया और गुफा में रहने लगा। उसके बाद जो ये जो ऑस्ट्रियोपिथेकस था, ये ऑस्ट्रियोपिथेकस भी हथियार का मतलब किया था खोज, मतलब जो पत्थर का हथियार होता था उसका खोज किया था, लेकिन इसको ज्यादा इम्प्रोवाइज कौन किया? होमो इरेक्टस। ये भी पत्थर का हथियार यूज किया था,
पत्थर का हथियार ये बनाया था, ठीक है, इसका इसने यूज किया, लेकिन इसको इम्प्रोवाइज कौन किया? इसको इम्प्रोवाइज इसको इम्प्रोवाइज कौन किया? तो ये होमो इरेक्टस जो था वो उसको इम्प्रोवाइज किया। अगला है निएंडरथल। निएंडरथल जो है, इसका जो शारीरिक संरचना था, जैसे कि हम बोले कि ये 4 पैरों पर चलता था, ये 2 पैरों पर खड़ा हुआ, इसका जो क्या कहते हैं, थोड़ा मतलब 2 पैरों पर खड़ा हुआ लेकिन थोड़ा झुक के खड़ा हुआ। होमो इरेक्टस क्या था कि 2 पैरों पर खड़ा हो गया, थोड़ा बढ़िया से खड़ा हो गया। चौथा है निएंडरथल। निएंडरथल का जो बॉडी शेप था वो होमो इरेक्टस की तरह ही था। चौथा है कि इसका जो मस्तिष्क का जो क्षमता था वो 1350 सीसी से, ये जो इसका मस्तिष्क का जो क्षमता था, किसका? निएंडरथल का बात कर रहे हैं। किसका? निएंडरथल। निएंडरथल। इसका जो मस्तिष्क का जो क्षमता था, किसका? मस्तिष्क यानी कि दिमाग, ब्रेन कैपेसिटी जो था, ये इसका 1350 सीसी से 1750 सीसी तक था। इसका जो ब्रेन था, मतलब कि ये इसका ब्रेन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्रिएटिव होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे ये विकास करने लगा ना, तो इसको ललक बढ़ा कि हम आगे भी जानेंगे कि अभी और क्या क्या मतलब हम खोज सकते हैं। आग पर नियंत्रित पाना और ये सब, इस चीज को धीरे धीरे मतलब आप जानते हैं कि आग इतना जरूरी था, जैसे आग का खोज हुआ तब ये इसका विकास मनुष्य का हुआ। बिना आग का अगर नहीं होता तो खाना जो होता था, खाना अगर सही मिलता है तो मनुष्य का विकास होता है। पहले कच्चा खा जाता था तो जानवर का प्रवृत्ति आ जाता था मनुष्य के शरीर में, लेकिन अब जैसे पका के खाना चालू किया ना, तो पका के खाने के कारण क्या हुआ ना, ये लोग का जो कैपेसिटी था वो थोड़ा अलग हुआ, मतलब इंसान के टाइप का इसका धीरे धीरे होने लगा। उसका ब्रेन जो था, जो आईक्यू था, वो लेवल थोड़ा बढ़ने लगा। इसमें अब देखो, इसमें से एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है कि उस मतलब मानव के विकास का क्रम बताइए जिसमें कपाल का जो क्षमता था, यानी ब्रेन का जो कैपेसिटी था वो बढ़ा। मतलब कि कपाल का क्षमता कहाँ से आया, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कपाल के क्षमता का? तो इसमें ऑप्शन दे देगा कि उसको ऑस्ट्रेलियोपिथेकस दे देगा, होमो इरेक्टस दे देगा, निएंडरथल दे देगा। तो कौन होगा भैया? ये चौथा नंबर वाला निएंडरथल। ब्रेन का जहां बात आएगा, यानी जो कपाल है, कपाल, इसका जहां बात आएगा, कपाल का बात ये कौन करेगा? इसी के काल में कपाल का विकास होना चालू हुआ। इधर तक तो इम्प्रोवाइज हो रहा था, ये तो पहले जानवर एक तरह चलता था 4 पैर पे, इसके बाद थोड़ा खड़ा हुआ लेकिन झुका हुआ। ये थोड़ा जो था ना, ये जो था, ये थोड़ा सा उठ गया, ये बढ़िया थोड़ा सा खड़ा हो गया। और जो निएंडरथल था, इसका भी शेप जो था होमो इरेक्टस के जैसा ही था, मतलब शारीरिक संरचना इसी के तरह था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जब ये आग का खोज किया और भोजन का अच्छा थोड़ा सा यूज करने लगा, पका के खाने लगा और पत्थर का हथियार को इम्प्रोवाइज करके इसका यूज करना चालू किया, तो धीरे धीरे इसका शारीरिक क्षमता बढ़ा और इसका दिमाग कैपेसिटी धीरे धीरे कपाल का क्षमता बढ़ने लगा। तो अगर कभी भी कपाल का कॉन्सेप्ट आएगा तो किसके काल में आएगा? निएंडरथल के काल में आएगा। अगला पॉइंट है कि जो निएंडरथल था, ये पहली बार नाव का निर्माण किया। गया हुआ कहीं नदी किनारे किसी जानवर का शिकार कर रहा हुआ, कुछ ऐसा जरूरी पड़ा कि भैया हमको इस पार से उस पार जाना है, कैसे जाएगा? तो जाने के लिए इसको नाव चाहिए था। तो ये जुगाड़ लगाया तो जुगाड़ लगाते लगाते एक नाव बन गया। उसमें सवार होकर निकल लिया इधर, मतलब जो निएंडरथल था निकल लिया नाव में सवार होकर। अच्छा ठीक है, नाव में सवार होकर तो निकल लिया, लेकिन इसको पता नहीं था कि ये एक तरह का कला है। तो आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि आप उसका मतलब विकास का काल बताइए जिसमें मतलब कि कला का विकास हुआ। तो आप उस मानव का विकास नाम बताइए जिसमें कला का विकास हुआ। तो कला का विकास किसमें हुआ? निएंडरथल में, क्योंकि कहता है इन्होंने पहली बार नौका का निर्माण किया तथा कला का विकास किया। ये पहली बार नौका का निर्माण किया और कला का क्या किया? विकास किया।
इसमें क्या क्या बताया है, इसका जो शारीरिक संरचना है निएंडरथल का, ये होमो इरेक्टस के जैसा ही था। दूसरा, इसका जो ब्रेन कैपेसिटी था, ये 1350 सीसी से 1750 सीसी तक था। इसीलिए अगर कभी प्रश्न भी पूछे कि भैया उस मानव का क्रम बताइए, जब मानव के विकास का क्रम बताइए जिसमें कपाल का विकास हो, तो या कपाल मतलब सोचने का शक्ति का विकास हुआ, कपाल का विकास हो, तो किसमें आया, निएंडरथल में आया। तो इसमें निएंडरथल में कपाल का विकास हुआ। और ये जो होमो इरेक्टस था, ये आग का खोज किया, तो धीरे धीरे जो क्या है, ये प्रक्रिया बढ़ने लगा। और ये जो निएंडरथल है, ये पहली बार नाव बनाया, यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पर, नौका का निर्माण किया, नौका का निर्माण। जैसे नौका का निर्माण हुआ, तो नौका का निर्माण मतलब किसी चीज का निर्माण, तो वो क्या एक कला ना है, ये कला हो गया, कला। यानी कि वो जो निएंडरथल था, ये कला, नौका का निर्माण किया, जो कि एक कला में आता है। ठीक है, अब आते हैं होमोसेपियंस पे। होमोसेपियंस मतलब कौन, हम ही लोग होमोसेपियंस हैं। हम ही लोग राजे महाराजा बनेंगे आगे जाके। हम ही लोग धीरे धीरे हर चीज़ का खोज करेंगे और इंसानी बस्ती टाइप कर रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग होमोसेपियंस हैं। तो इसका पता मतलब ये कब हुआ, तो 3400 साल पहले। अब इस सबको मिटा देते हैं, अब हम होमोसेपियंस का बात करेंगे। इस सबको मिटा देते हैं, हम किसका बात करेंगे, होमोसेपियंस का। होमोसेपियंस यही है भैया, हम लोग यही हैं, होमोसेपियंस। तो इतिहास में अगर कभी ये समझना है कि मानव का जो विकास का क्रम हुआ, रामापिथेकस, ऑस्ट्रियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, उसके बाद होमोसेपियंस, तो यहाँ तक तो विकास हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन जैसे इसका प्रक्रिया बदल के होमोसेपियंस में आया, तो ये हम लोग का मतलब हो गया, हम लोग इसी टाइप के हैं, होमोसेपियंस टाइप के। तो अगर कोई पूछे कि जो आधुनिक प्रकार है वो किस प्रकार का इंसान है, तो वो होमोसेपियंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पता कब चला, तो भैया 3400 साल पहले, समझे, 3400 साल पहले होमोसेपियंस का पता चला। तो इसका जो शरीर था किसका, होमोसेपियंस का, ये देखिए क्या हुआ। ये जो निएंडरथल था, इसका शरीर थोड़ा चौड़ा तो हुआ, होमोसेपियंस की, होमो इरेक्टस की तरह शारीरिक संरचना इसी के जैसा था, लेकिन इसका गर्दन का विकास नहीं हुआ था। गर्दन, इसका विकास नहीं हुआ था। इसके काल में क्या हुआ, मतलब कि होमोसेपियंस के काल में 3400 साल पहले इसका गर्दन का विकास हुआ। होमोसेपियंस में गर्दन का, यहाँ लिख देते हैं एक पॉइंट बना के कि निएंडरथल यानी कि एनडी, निएंडरथल इसको लिख देते हैं। निएंडर में गर्दन का विकास नहीं हुआ था, गर्दन का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जो ये होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस, इसमें जो है गर्दन का विकास हुआ था। निएंडरथल में गर्दन का विकास नहीं हुआ था, होमोसेपियंस में गर्दन का विकास हुआ। इसका जो मस्तिष्क का कैपेसिटी था, तो निएंडरथल का हम पहले भी बता चुके हैं 1350 सीसी से 1750 सीसी तक। इसका जो होमोसेपियंस का जो क्षमता था मस्तिष्क का सोचने का, वो भी इसी के समान था। किसके समान, निएंडरथल के समान। कितना, 1350 सीसी से 1750 सीसी तक। चलिए, अब तो हम ये तो समझ गए कि मानव का विकास का क्रम। क्योंकि कोई भी अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, तो अगर जब तक ये नहीं समझेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ, उसके बाद हम सभ्यता का बात कैसे करेंगे। क्योंकि सभ्यता तो मानव से ही आया। तो सभ्यता को पढ़ने के लिए पहले हमको मानव का विकास का क्रम पढ़ना था। इसीलिए हम पांचों मानव का विकास का क्रम पढ़ लिए। रामापिथेकस पढ़ लिए, ऑस्ट्रियोपिथेकस पढ़ लिए, होमो इरेक्टस पढ़ लिए, निएंडरथल पढ़ लिए और होमोसेपियंस पढ़ लिए। अब इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है जल्दीबाजी में रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आएंगे सभ्यता पर और संस्कृति पर। जो पाषाण संस्कृति था, जो काल था, उस पर आएंगे।
तो रामापिथेकस क्या करता था, 4 पैरों पर चलता था। इसका पता कब चला, 6 से 8 मिलियन 8 मिलियन साल पहले। लेकिन इसमें भी किसी वैज्ञानिक का मानना है, यानी कि ये जो है थोड़ा दुविधा का बन गया, यानी कि कोई करेक्ट नहीं बताया वैज्ञानिक कैसा मानना है कि 6 से 8 मिलियन साल पहले इसका पता चला। दूसरा है ऑस्ट्रियोपिथेकस, ये 2 पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन 2 पैरों पर जो खड़ा हुआ थोड़ा धूप के चलता था। बंदरवा को देखिए खड़ा होता है ना, धूप के चलता, वैसे। इसका पता कहाँ चला भैया, हिमालय पे। हिमालय पे किसके रूप में, तो जीवाश्म के रूप में। इसका जीवाश्म मिला तो पता चल गया है, भारत में इसका प्रमाण मिलता है हिमालय में। और इसी ने ऑस्ट्रियोपिथेकस ने पत्थर के हथियार का निर्माण किया। याद रखिएगा, निर्माण किया, इम्प्रोवाइज नहीं किया। निर्माण किया ऑस्ट्रियोपिथेकस ने, लेकिन इम्प्रोवाइज किया होमो इरेक्टस ने। होमो इरेक्टस ने पत्थर के हथियार का इम्प्रोवाइज किया। ये जो है, ये जो थोड़ा झुक के चलता था, इसको नॉर्मल कर दिया, यानी थोड़ा ऐसे चलता था, ये सीधा हो गया, ये सीधा हो गया होमो इरेक्टस। और ये क्या किया ना, धीरे 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 जो है अपना मतलब विकास करना चालू किया, और पत्थर का जो हथियार था उसको जो है विकास करना चालू किया। अब निएंडरथल में आते हैं। निएंडरथल क्या किया, आग का विकास किया, और आग का विकास करके अपना भी विकास किया, क्योंकि जैसे ही खाना पकने लगा तो हर तरह का एनर्जी आने लगा शरीर में, क्योंकि पका हुआ खाना पे बहुत सारा कैलोरीज वगैरह होता है, तो उसको शरीर को अच्छा मतलब बेनिफिट पहुंचाता है। तो ये जो निएंडरथल था, इसने आग का निर्माण किया, और आग का निर्माण करने के बाद क्या किया, इसका जो ब्रेन कैपेसिटी बढ़ा, हम बताया कि थोड़ा सा ब्रेन कैपेसिटी बढ़ा 1350 सीसी से 1750 सीसी तक। और ये जो होमोसेपियंस होमो इरेक्टस था, ये क्या करता था ना कि ये हथियार का इम्प्रोवाइज किया था। और जैसे इसका सोचने का कैपेसिटी बढ़ा, इसका निएंडरथल का, तो इसने क्या किया ना, पहली बार कला का विकास किया। क्योंकि जैसे ही ब्रेन आया तो लगता है ना कि देखना, जिस आदमी के पास ज़्यादा ब्रेन रहेगा ना, वो सोचेगा क्या कि भैया चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, चलो वो करते हैं। उसका दिमाग हमेशा चुलबुलिया की तरह नाचते रहता है। तो अब सुनो, ये क्या है कि ये पहली बार नाव का निर्माण किया, कौन, निएंडरथल। और निएंडरथल जैसे ही नाव का निर्माण किया, तो नाव का किसी चीज का निर्माण करना मतलब कला का विकास करना। तो कला का विकास कौन किया, निएंडरथल। और होमोसेपियंस क्या किया, होमोसेपियंस 3400 साल पहले पता चला, अभी हम बताया कि 34 साल पहले। तो इसका जो गर्दन था, गर्दन का विकास नहीं हुआ था, गर्दन का विकास नहीं हुआ था। गर्दन का विकास किसमें हुआ, होमोसेपियंस में। निएंडरथल का जो था गर्दन का विकास नहीं हुआ था, लेकिन होमोसेपियंस में गर्दन का विकास हुआ। और इसका जो ब्रेन कैपेसिटी था, ब्रेन कैपेसिटी, ये भी इसका जो ब्रेन कैपेसिटी बीसी लिख देते हैं। ये ब्रेन कैपेसिटी 1350 सीसी से 1750 सीसी तक था। मतलब किसके समान, निएंडरथल के समान। इसका भी जो ब्रेन कैपेसिटी था कितना था, ब्रेन कैपेसिटी कितना था, 1350 सीसी से 1750 सीसी तक। ठीक है, अब मानव के विकास का क्रम समझ गए। अब हम आगे आते हैं। तो अब हम आगे आते हैं, मानव के विकास का क्रम हम समझ गए। तो अब थोड़ा सा हम एनसीईआरटी बुक का, आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी बुक लिए हैं, और इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम आपको समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम एक स्टूडेंट टाइप हैं, और स्टूडेंट मतलब पढ़ भी रहे हैं और आपको समझा भी रहे हैं। तो जो भी पढ़ेगा ना, उसको टीचर से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग स्टूडेंट की तरह समझाते हैं। किसी चीज़ को ऐसे समझाते हैं कि कोई सामने वाला ये नहीं बोल सके कि हमको समझ में नहीं। अब बताइए इसमें कहाँ समझ में नहीं आया। रामापिथेकस मतलब क्या, जो भैया चलता हो 4 पैर पे, जैसे बंदरवा अभी सब चलता है 4 पैर पे। इसके बाद ये थोड़ा विकास हुआ, थोड़ा झुक के चला, इसका थोड़ा सा प्रमाण मिला, भारत में इसका प्रमाण मिला। और याद रखिएगा, इसके बाद प्रमाण मिलता चालू हुआ। अच्छा, इसका प्रमाण कहाँ मिला था भैया, रामापिथेकस का, इसका कहीं अफ्रीका से इसका पता चला कि वहाँ कुछ ऐसा वैज्ञानिक मानता है कि ये रामापिथेकस नाम का कोई प्राणी होगा, बहुत पहले अफ्रीका सब में, बंदर टाइप का। अभी भी वहाँ साउथ अफ्रीका में थोड़ा काला लोग रहता है, तो वहाँ लोग उसको बंदरे कहता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। किसी का सम्मान मतलब भंग नहीं करना चाहिए। सम्मान आदमी का बहुत जरूरी होता है, जिसका सम्मान मर गया वो व्यक्ति मर गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा कि भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजार, जैसे ही पत्थर का औजार के बारे में बता दिया आपको। इन्हें बोले पत्थर का औजार के बारे में नहीं बताया, पत्थर का औजार के बारे में बता दिए कि कहाँ से विकास हुआ, कौन कौन बनाया, और कैसे कैसे इम्प्रोवाइज हुआ। उसके बाद धीरे धीरे यूज में आना चालू हुआ।
और ये होमोसेपियन, ये तो भैया बहुत चालाक है, हम ही लोग की तरह है, ये हम ही लोग का प्रजाति है। इसके बाद हम ही लोग स्टार्ट हो गए, इसके बाद राजा महाराजा, उसके बाद हम ही लोग का मतलब डीएनए स्टार्ट होने लगा। ठीक है, ये हम ही लोग की तरह था। 3400 साल पहले इसका पता चला, और इसमें गर्दन का विकास नहीं हुआ, इसका गर्दन का विकास हुआ और ये प्रॉपर इंसान का रूप धारण कर लिया। तो इसका जो पत्थर के औजारों का स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली को आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग, दूसरी को मध्य पुरापाषाण युग और तीसरी को ऊपरी पुरापाषाण युग या उच्च पुरापाषाण या पुरापाषाण युग कहते हैं। जब तक शिल्प सामग्रियों के बारे में प्राप्त जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक मोटे तौर पर पहली अवस्था को 5 लाख ईस्वी पूर्व और 5 लाख ईस्वी पूर्व और 50,000 ईस्वी पूर्व के बीच, यानी कि जो जब तक इसका जो क्या कहता है पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाता, मतलब कि अभी भी दुविधा है। ऐसा नहीं है कि कोई तुमको सच बता सकता है कि प्रॉपर कि ये जो पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण काल था, मध्य पुरापाषाण काल था। ये पाषाण काल का भी बहुत सारा कैटेगरी है, इसको शॉर्ट में समझना है। देखो किताब पढ़ेंगे तो भी देर लगेगा, तो शॉर्ट में समझना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसको शॉर्ट में समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, बने रहिए। इसको जो है अब एंशिएंट हिस्ट्री में अब हम मानव का सभ्यता, जो मानव का जो क्रम था वो हो गया खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो है थोड़ा सा पानी हो गया और मिटा देते हैं इसको बढ़िया से, पानी वानी हो गया होगा इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक पाषाण काल। अच्छा भैया कोई ये बताएगा पाषाण मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल का मतलब युग, यानी कि जो पत्थरों का युग था। मतलब कि अच्छा अभी अभी मानव विकास तो किया 3400 साल पहले, लेकिन अब उसको धीरे ढलना पड़ेगा ना, धीरे धीरे ना सभ्यता का विकास हुआ। तो सबसे पहले पाषाण काल हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। तो पाषाण काल का मतलब है कि ऐसा काल जिसकी जानकारी उनके पत्थर के उपकरणों पर आधारित है। मतलब कि इसको अगर कोई पूछेगा कि पाषाण काल किसको कहते हैं, मतलब ऐसा काल जिसको हम जो पाषाण काल तभी होगा जिसका जो जानकारी मिलता है हमको पत्थरों का जो उपकरण है उसके आधार पर मिलती है। मतलब जो पत्थर का उपकरण है उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पाषाण काल है। तो इसका जो स्रोत है, मतलब कि अभी चूंकि हम बता चुके पत्थर, तो स्रोत तो वही हुआ। तो स्रोत का है पत्थर का उपकरण, यानी जो पूरा ऐतिहासिक काल है उसमें पत्थर का उपकरण मतलब पूरा ऐतिहासिक काल। अभी ऐतिहासिक काल भी पढ़ना है, तो पूरा ऐतिहासिक काल। इसका जो क्या कहते हैं कालखंड है वो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम यहाँ लिख देते हैं। मतलब कि ऐसा काल जिसकी जानकारी उनके पत्थर के उपकरणों के आधार पर मिलती। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि इसका जो स्रोत है, मतलब कि अच्छा चूंकि हम पत्थर का बारे में यूज करते हैं, स्रोत मतलब कहाँ से पता चला। कोई कुछ बोलता है ना, अच्छा जानते हो पिछले साल ये हुआ था, अच्छा पिछले साल ये हुआ था, ये कहाँ से तुमको पता चला? तो कहाँ से पता चला मतलब कोई सोर्स होता है। जैसे न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ छपा, तो अब तो न्यूज़ सबको पता चल जाता है, तो उसका सोर्स क्या हुआ? न्यूज़पेपर जो छपा तब तो पता चला, या कहीं से कोई मीडिया बताया तब तो पता चला, तो वो सोर्स हुआ वो मीडिया। तो सोर्स क्या था, यानी कि जो स्रोत क्या था, स्रोत ये था पत्थर। ये पुराने जमाने का पत्थर था, पाषाण काल का वही पत्थर था इसका स्रोत। और पत्थर का कौन सा पत्थर? ये पत्थर नहीं, पत्थर का जो उपकरण था, क्योंकि हम यहाँ बोल दें पत्थर का उपकरण, तो इसका उपकरण इसका स्रोत क्या था? पत्थर का उपकरण। अगला चीज है कि इसका कालखंड क्या है। तो कालखंड में इसमें आता है, कालखंड मतलब कि होता है ना कि कोई भी चीज किसी टाइम पीरियड के लिए रहता है। जैसे कि ईसवी पूर्व, यानी कि ईसवी पूर्व मतलब कि ईसा के जन्म से पहले, तो कोई कालखंड होता है ना।
तो इसका जो कालखंड था यानी कि जो टाइम पीरियड था वो कब से कब था कालखंड? तो कालखंड था तीन तीन इसके कालखंड को तीन टाइप से बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब कि इसका जो कालखंड है इसका पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल के अनुसार माना जाता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस काल की प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे, भारत में जो प्रमुख केंद्र है इसका उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये जो पाषाण काल है इसको हम पूरा ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। इसको जो है ये जो पाषाण काल है इसका एक और भी नाम है, क्या? पूरा ऐतिहासिक काल। पाषाण काल का एक और भी नाम है पूरा ऐतिहासिक काल, यानी ऐसा काल जिसकी जानकारी उसके पत्थरों के उपकरणों से मिलती है। वो क्या है? पाषाण काल। उसका स्रोत क्या था? पत्थर का उपकरण। चूंकि पत्थर के उपकरणों के बारे में पता चला, इसका कालखंड कौन कौन सा है? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण। बेसिकली तीन चीज में इसको बांट दिया है, पूरा मध्य पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल ये। और इसको क्या कहते हैं? पूरा ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। पाषाण काल को क्या कहते हैं? पूरा ऐतिहासिक काल। तो चूंकि जो पत्थर का उपकरण मिला था उसको हम लिख सकते थे कि पूरा ऐतिहासिक काल है। यहाँ लिख सकते थे कि ये पूरा ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में ऐसे लिख सकते थे। अब एक प्रश्न बनेगा, अब एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ये बन सकता है कि पाषाण काल के इतिहास का स्रोत कहाँ, मतलब किस टाइप का है? क्वेश्चन है, प्रश्न, पाषाण काल के प्रमाण का स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 साहित्यिक, बी अभिलेख के माध्यम, साहित्य के माध्यम से पता चलता है, अभिलेख के माध्यम से पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक, पुरातात्विक। ऑप्शन नंबर डी सिक्के के माध्यम से पता चलता है। बताइए कि पाषाण काल का प्रमाण का स्रोत क्या है? साहित्य के माध्यम से पता चलता है, अभिलेख के माध्यम से पता चलता है, पुरातात्विक के माध्यम से पता चलता है, या सिक्का के माध्यम से पता चलता है? किसके माध्यम से पता चलता है? दिमाग लगाइए थोड़ा, चलिए चलिए चलिए, दिमाग लगाइए, चलिए। कैसे पता चलता है? तो सीधा सा देख रहे हैं कि हम पहले बोल दें कि पाषाण वो काल है जो पत्थर के उपकरणों का काल है। यानी कि आप जानते हैं कि भारत में एक विभाग है जिसको कहते हैं पुरातत्व विभाग, जो कि मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, जो एंशियंट वाली चीज़ें हैं, उसका खुदाई करके उसको नए नई चीज़ों को खोज करता है पुरातत्व विभाग। जो इतिहास का चीज़ होता है उसको खोज करता है। तो चूंकि पाषाण काल का साहित्य का विकास उस समय हुआ था, पाषाण काल में नहीं हुआ था, तो साहित्य से जानकारी कैसे मिलेगा? पहले पत्थर का ही युग है, तो पत्थर के युग में साहित्य कहाँ से आ गया? दूसरा है अभिलेख, अभिलेख लेखन कला का विकास हुआ था? नहीं, तो अभिलेख से कैसे पता चलेगा? लेखन कला का विकास अभी नहीं हुआ। दूसरा है सिक्के, उस समय सिक्के कहाँ से आए? अभी पत्थर के युग में सिक्के कहाँ से आए? सिंपल सा बात है, अगर कोई किसी को छोटा सा भी, अगर कहीं छोटा सा भी अगर दिमाग होगा ना, जैसे कहते हैं किसी को बहुत दिमाग है, अगर किसी को दिमाग में छोटा सा भी दिमाग है, छोटा सा ब्रेन है, वो भी दिमाग लगा के कह सकता है कि भैया इसका आंसर होगा पुरातात्विक, यही होगा, साहित्यिक नहीं होगा, अभिलेख नहीं होगा, सिक्का के माध्यम से पता नहीं चलता है। पाषाण काल का जो प्रमाण का स्रोत मिलता है वो पुरातात्विक से मिलता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा नहीं। सिर्फ पुरातात्विक। अब इसमें जो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है पता है? इसी में बोलेगा कि पहला नंबर है, पहला नंबर ऑप्शन ए एंड बी ओनली,
दूसरा दे देगा ऑप्शन बी सी डी। तीसरा दे देगा ऑप्शन बी एंड डी ओनली। चौथा दे देगा जो राइट आंसर होगा, मान के चलिए यहाँ सी है तो सी ओनली। या फिर अगर जिसको ये देखना होगा, मतलब दिमाग का टेस्ट करना होगा, वो नन ऑफ दिस दे देगा। तो इस तीनों में से, चारों में से क्या आंसर होगा? ए बी होगा? नहीं, ए और बी तो भैया गलत है, तो ये कट गया, ये क्या हो गया? गलत हो गया। बी सी डी होगा? तो भैया सी तो है लेकिन बी डी भी आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है कि बी एंड डी ओनली, यानी बी और डी, जैसे बी आ गया, चूंकि ये गलत है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चूंकि सी है, सी ओनली, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन होता है बीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन पे ऑप्शन मार गई। पहले तो आपको ये बताया कि देखिए फलना फलना चीज है, अब उस पर ऑप्शन मार के बताएगा। अच्छा बताइए, बी और डी होगा, बी सी डी होगा, ए सी डी होगा और बी डी होगा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अगला चीज पे हम आते हैं। तो सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी जो पहले का इतिहास है, प्री हिस्ट्री। पहले हम इतिहास के बारे में जानने से पहले इतिहास के पहले के बारे में जानेंगे। अब जाने कि इसको पूरा पाषाण काल कहते हैं, मतलब इसका जो कालखंड है पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। समझ में आ गया? तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका प्रमुख विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रमुख केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल पढ़ने से पहले, इसको पढ़ाएंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। क्या? प्री हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री से पहले, या हिस्ट्री से पहले। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा दे कि रहने दें, यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्री हिस्ट्री, पहला क्या बोल रहे हैं? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी इतिहास से पहले। तो ऐसा काल जिसके इतिहास की जानकारी के लिए केवल पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध है। यानी कि हम पहले बता चुके, पाषाण काल पत्थर का काल है, तो इसमें पुरातत्व ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि वो पाषाण काल है। ठीक है, लेकिन जो हिस्ट्री से पहले के बारे में अगर हम बात भी करते हैं या कल्पना भी करते हैं, तो उसको किसके बारे में बताएंगे? सबसे पुराना सोर्स तो पुरातत्व ही है। अब पुरातत्व को ही हम रिलेट कर सकते हैं। तो कभी भी प्री हिस्ट्री का बात आए, यानी हिस्ट्री का, तो इसमें क्या यूज होगा? ऐसा काल जिसके इतिहास की जानकारी के लिए केवल पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध है। बस, जैसे एग्जाम्पल के लिए पाषाण काल, अगर कोई पूछेगा क्या कि इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो पाषाण काल जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? ऐसा काल जिसका इतिहास लिखने के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों का ही उपयोग होता है। मतलब कि प्री हिस्ट्री जो था, इसके बारे में सोचने के लिए भी हमको पुरातात्विक स्रोत का ही जरूरत पड़ता था। जो प्रोटो हिस्ट्री था, यानी जैसे जैसे हम थोड़ा सा प्रवेश किए हिस्ट्री में, थोड़ा सा प्रोटो हिस्ट्री थोड़ा सा प्रवेश किए, मतलब मध्य टाइप का प्रवेश किए, तो उसका भी जो उसमें भी जो पता चलेगा कालखंड का, उसका भी किसमें पता चलेगा? वो उसका भी पता हमको किसमें चलेगा? पुरातात्विक में ही। तो मतलब अगर सीधा सीधा बोला जाए तो ऐसा काल जिसका इतिहास लिखने के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों का ही उपयोग किया जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री का जो मतलब, अब कोई पूछेगा कि इसको हिंदी में बता दीजिए, होता है ना, ऐतिहासिक काल, प्राऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, इसको कहते हैं प्राऐतिहासिक काल, इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री मतलब प्राऐतिहासिक काल। और प्रोटो हिस्ट्री मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, इसको प्राऐतिहासिक काल, प्राऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल, याद रखिए, प्राऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल। तो सीधा सा है भैया कि इसमें जो यूज होगा, इसको कल्पना करने के लिए भी यूज होगा पुरातात्विक का, और इसमें
इसको लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? पुरातात्विक। अभी तक दोनों में पुरातात्विक ही चल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल में क्या एग्जाम्पल में आ जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। प्रोटो हिस्ट्री आदि ऐतिहासिक काल में आ जाएगा एग्जाम्पल में सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का भी पता जो चलता है वो पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से चलता है। पुरातात्विक मतलब खुदाई के माध्यम से ही पता चलता है कि नहीं? तो उसी का उपयोग होता है। तो इसको कहते हैं, अब आते हैं हिस्टोरिकल एज में। मतलब ये तो प्राग ऐतिहासिक काल था, आदि ऐतिहासिक काल। अब आते हैं हिस्टोरिकल एज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद आता है हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज यानी कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में आने पर हमको जो है दोनों चीज उपलब्ध है। मतलब कि ये जो इसका जो क्या कहते हैं, ये साधन भी उपलब्ध है, स्रोत भी उपलब्ध है, और इसका लिखने वाला भी उपयोग, यानी कि जिसका जो उपयोग है ये भी उपलब्ध है। तो भैया दोनों उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल में क्या आया, वही जो अभी हम पढ़ेंगे। तो जो पढ़ रहे हैं वो बताइए, बिना सोर्स का कैसे पढ़ेंगे? सोर्स मिला तभी तो पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? इसका सीधा सा मतलब है कि जो इतिहास से पहले का कालखंड था, जिसको सोचने के लिए भी, कल्पना करने के लिए भी हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा, पुरातत्व का। दूसरा है कि प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल, इसका एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी खुदाई वाला चीज है, क्योंकि वहां पे जब तक खोज नहीं कीजिएगा, जब तक खोदिएगा ना, अभी खोजा था ना, अभी पाकिस्तान में चल गया है सिंधु नदी। भैया इसका नाम भी कैसे पढ़ा, इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे, उतना चिंता नहीं करना है। इतना डिटेल में पढ़ेंगे ना कि एकदम मन खुश हो जाएगा। तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी कि जो हिस्टोरिकल है, क्योंकि इसका दोनों चीज उपलब्ध है। इसका सोर्स भी उपलब्ध है, और सोर्स के साथ साथ इसका जो क्या कहते हैं, इसका माध्यम में पढ़ने का, यानी कि इसका जो उपयोग है, किस टाइप से करते हैं, कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे इसका तो हर चीज उपलब्ध है। तो चूंकि हम बता दिए थे कि भैया अब पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो इसका कालखंड पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल है। इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी प्राग ऐतिहासिक काल बोलेगा तो इसमें हमेशा यूज आएगा, इसका सोर्स के रूप में किसका यूज आएगा? इसका सोर्स के रूप में हमेशा यूज आएगा पुरातात्विक का, और इसका एग्जाम्पल के यूज में यूज आएगा। देखिए इसका तो एग्जाम्पल तो लिख दिए, इसका तो दोनों चीज उपलब्ध था, तो इसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़वे करेंगे। प्रोटो हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें क्या आएगा? तो पाषाण काल। पाषाण काल, इसका एग्जाम्पल जो है प्राग ऐतिहासिक काल का, ये पाषाण काल आएगा। तो हमको अगर प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अगर हमको सोचना भी है तो पाषाण काल का हमको यूज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिए। और प्रोटो हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता तो है, ये जो और जो ऐतिहासिक काल है इसके बारे में तो अभी हम पढ़वे करेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि हम ये 3 कालखंड लिख दिए हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल, तो अभी इसी पे आएंगे, बाकी सब लोग आप समझ गए, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं पाषाण काल का जो 3 टॉपिक था उस पे।